teacher. Okay. So good morning to all. Welcome back to our BMC Education Department statewide lectures. Myself, Gayatri Dilip Kumar Wag from Goregaon East MPS Secondary School. So students, we are studying the second chapter of history, that is India events after 1960. Okay. So in the last lecture, we had studied about how we get independence. After that, we had studied about the planning commission, how industrialization came in our India, and all other things. Okay. After that, we have studied about what happened in 1960s. After that, in 1970s, how the political parties get immersed in these fields, and after that we had studied about the how the small states come into India's federation, and we had completed with the uh, completion of 1960, okay, and 1980s. After that, after the assassination, this in 1980, how the uh, Punjab, the Sikh in the Punjab demanded for Khalistan, and they began a movement, and in that movement Pakistan helped them, and the Punjabi or the Sikh people turned into the terrorists. वो जो खालिस्तान मांग रहे थे, क्योंकि इंडिया को अब अपने पार्ट्स अलग नहीं करने थे, इसलिए इंडिया जो है, गवर्नमेंट जो है, ये खालिस्तान देने से मना कर रही थी. आज भी बहुत सारा ये चलता है कि पंजाब में एक ऐसी पार्टी है जो आज भी खालिस्तान की डिमांड करती है, बट इंडिया गवर्नमेंट अभी भी उनको नहीं बोल रही कि हम खालिस्तान बोल के एक पार्ट अब अलग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी हैड मेक पाकिस्तान अपार्टेड फ्रॉम आवर कंट्री. पहले से ही पाकिस्तान को हमने अलग किया, तो हम इतने प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो अभी हम फिर से खालिस्तान करके कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने खालिस्तान देने से अभी मना किया है. बट द इशू ऑफ दिस, इट मेक्स वेरी टेरेबल, और इसी के कारण जो खालिस्तान में से कुछ ऐसे लोग थे, वो बॉडीगार्ड बन के आए इसकी आर्मी में, इंडियन आर्मी में, जो कि एक बॉडीगार्ड का जो पूरा एक ग्रुप होता है जो प्राइम मिनिस्टर को डिफेंस करते हैं, तो उसी के अंदर खालिस्तान के जो थे, दो ऐसे थे जिन्होंने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया, उन्हें शूट किया था. तो उस समय इंदिरा गांधी जो थी, उनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ हर असैसिनेशन. आफ्टर दैट इंसिडेंट्स, ये जो इंसिडेंट्स हुआ, इससे ऐसा पता चला कि हाउ वन कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर डिफेंस सिस्टम, हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम है, क्योंकि टेररिज्म इतना डिफिकल्ट चीज है, या फिर इतनी खराब चीज है कि किस तरह से लोग अपना मन बदल लेते हैं, और किस तरह से एक जिसके ऊपर एक मिनिस्टर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है अपने बॉडी गार्ड पे, वो भी इस तरह से कुछ काम कर सकता है. तो ये सब हुआ उस समय. आफ्टर दैट, the assassination of Indira Gandhi. So Rajiv Gandhi became the next prime minister, means seventh prime minister of India. Rajiv Gandhi, son of Indira Gandhi. तो वही बने, उनके प्राइम मिनिस्टर बने, सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और बिकॉज ही वाज अ यंग पर्सन of a modern India, that he make reforms India economy, science and technology. Okay, so Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. He tried to make several reforms in the field of Indian economy, that of science and technology. So he took the lead to solving the issues of the Tamil minority in the Sri Lanka. So he promoted the idea of united Sri Lanka with internal autonomy of the Tamil community, but his efforts in the regarded proved to be in vain. It means what? कि राजीव गांधी जो थे, उन्होंने सोशल और टेक्निकल बहुत सारे चेंजेस लाए इंडिया में. ठीक है, बहुत सारे एडवांस चेंजेस लाए उन्होंने इंडिया. और उन्होंने जैसे इंदिरा गांधी एक डैशिंग पर्सनालिटी थी, पॉलिटिकल
पार्टीज में, वैसे ही जो राजीव गांधी थे वो भी एक डैशिंग पर्सनैलिटी थे। बहुत सारे चेंजेस करने की उनके अंदर क्षमता थी। तो इसके साथ में ही उन्होंने जो श्रीलंका में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है, श्रीलंका में जो माइनॉरिटीज रहती हैं, ठीक है, वो अपना एक अलग अस्तित्व चाहते थे। तो वो तमिल्स के साथ में, तमिल जो वहाँ पे बोलते हैं वो, और जो वहाँ पे भाषा बोली जाती है इन श्रीलंका, वो सिंहा लैंग्वेज होती है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो श्रीलंका के वो तमिल बोलते हैं। तो वो माइनॉरिटी सेक्शन है श्रीलंका का। तो ये उनके साथ जैसे इंडिया में एससी एसटी को लेके प्रॉब्लम था, वैसे ही वहां पे इन तमिल श्रीलंकन्स को लेके प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो वो श्रीलंका जो था वो इनको मैच नहीं कर लेता था, तो इसको बॉन्डिंग करने के लिए राजीव गांधी जो है, इनका एफर्ट चल रहा था कि वो श्रीलंका के गवर्नमेंट से बात करेंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। लेकिन कहीं पे जाके जो तमिल श्रीलंकन्स थे, दे- वो ये नहीं चाहते थे, वो जो कम्युनिटी थी वो ये नहीं चाहती थी, इसलिए ये जो एफर्ट्स थे ये उनके फेल हुआ। ओके, सो ही फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, मीन्स राजीव गांधी, he faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during the defense equipment dealing, especially the purchase of long range cannon from the foreign company called Bofors. Now, see, this type of political crisis come in the every country. हर एक कंट्री में ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो आते ही हैं, और पॉलिटिकल राइवलरी रहती है वो आते हैं। तो ऐसे मानना चाहता था कि राजीव गांधी है, उन्होंने जब फॉरेन में से हमने बोफोर्स कैनन मतलब तोप खरीदी की थी वॉर के लिए, तो जब अमेरिका से ये लिया गया तो उसके उस समय करप्शन हुआ था, वो जो डील हुई थी उसके अंदर करप्शन हुआ था। ऐसे दूसरे पार्टीज के जो लोग हैं इन्होंने ब्लेम किया था राजीव गांधी पे। दे ब्लेम दैट he doing corruption in dealing of this equipment, that is the Bofors cannon. So political corruption became a crucial issue in the general elections and that followed as Congress party was defeated. और इसी मुद्दे को लेके, ये करप्शन के मुद्दे को लेके जनरल इलेक्शंस जो होते हैं लोकसभा के, उसके अंदर फिर से कांग्रेस जो डिफीट हुए, एंड सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम अ कोलिशन कॉल्ड द जनता दल। सो क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी थी तो इसको हराने के लिए बहुत सारी पार्टीज को साथ आना जरूरी था, और ऐसे एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसको नाम दिया गया जनता दल। सो फ्रॉम दैट जनता दल जो बनाया गया उसके अंदर एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, डिफीट कांग्रेस के डिफीट के बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ India. So, the policy that providing reservations for other backward classes, that is OBC, is considered to be his most important contribution. Because बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे इंडिया में चल ही रहे थे। इट इज द टाइम ऑफ 1980s, वी आर गोइंग एज अ डेवलपिंग कंट्री। जो हमारी कंट्री है वो डेवलपिंग कर रही थी, तो इसी के क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे आ रही थी, हमारा सोशल जो बैकग्राउंड है वो सुधरते जा रहा था, तो वहीं पे सबको एक साथ रखने के लिए जो 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी दैट इज प्रोवाइडेड इन दिस टाइम। जब ये पीवी सिंह बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन जो था वो प्रोवाइड करके दिया था। ओके, ही कुड नॉट कंटिन्यू as a prime minister due to internal differences in the party. Again the same problem is here, because जब अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज बनके एक बड़ी पार्टीज बनती है, but there are the differences in their ideologies जो होती हैं उसके अंदर differences होते हैं, तो same happen in this case also. So only for 1 or 2 years he became the prime minister, and after that Chandrasekhar became the prime minister in 1990. So in 1990 and Chandrasekhar became the Prime Minister of India. So he became the in his government also short lived. मतलब ये जो इनकी गवर्नमेंट थी अगेन इट इज शॉर्ट लिव, मतलब वो थोड़े दिनों के लिए रही। सो इन 1991 ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, the terrorist organization in Sri Lanka Liberation
tiger of Tamil Elam, that is LTTE, assassinated Rajiv Gandhi. So Rajiv Gandhi was acquitted from Bofors case by the court in 2004. In 2004. So see, जब कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शंस आते हैं तो कैंपेन स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन स्टार्ट होते हैं। तो उसी का कैंपेन के लिए 1991 में राजीव गांधी ये श्रीलंका गए थे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बिटवीन श्रीलंकन्स। जो श्रीलंका को, जो तमिल श्रीलंका और जो लिबरेशन श्रीलंका थे, इनके बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, इसे सॉल्व करने गए थे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट सम पार्टी ऑफ दैट तमिल, जो एलटीटी जो था ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये पसंद नहीं था, क्योंकि दे वांट टू अपार्ट फ्रॉम दिस श्रीलंकन पार्टी। तो इनको अलग होना था, इनको एक नहीं रहना था। तो इसलिए उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, दैट इज LTTE। तो जब इस कैंपेन में गए थे, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, जिसके व्हाइट कलर का रिबन वो दिख रहा है, शी वाज यूज्ड एज अ ह्यूमन बॉम्ब। उसने अपने आप में ह्यूमन बॉम्ब जो है, बॉम्ब्स फिट किए थे। और जैसे ही ये उनके फैसिलिटेट करने गई राजीव गांधी को, शी टारगेट द बटन, उसने बटन दबा दिया, और उस ह्यूमन बॉम्ब के कारण जो राजीव गांधी है, उनकी डेथ वहां पे हो गई। सो इन दिस वे वी कैन से दैट अगेन राजीव गांधी also assassinated, and but the the corruption which were on the राजीव गांधी के ऊपर जो भी करप्शन लगाया हुआ था, उस करप्शन से उनको गवर्नमेंट, जो कोर्ट है उसके ऊपर जब उनकी इंक्वायरी चल रही थी, तब कोर्ट ने 2004 में ये पाया कि उस करप्शन के अंदर ऐसा कोई करप्शन राजीव गांधी के ऊपर नहीं है। जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए वो सब झूठे हैं, और उनको इस करप्शन में से बली कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। बट इन आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के बाद में 2004 में बोफोर्स कोर्ट केस जो चल रहा था, तो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बली कर दिया था, छोड़ दिया था। आफ्टर दैट, towards the end of decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. This problem grew seriously day by day, and today it has taken the form of terrorism. The terrorist activities here forced to Kashmir Pandits to leave the valley. So see, after the end of, towards the end of 1980s के लास्ट तक हमने ये देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान का जो चाहता था कि ये जम्मू हमको, कश्मीर का जो भाग है वो हमें मिल जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे थे। तो ये अब धीरे धीरे एक टेररिज्म का रूप ले चुका था, जो ये लोग जिहाद के नाम पे टेररिस्ट बन चुके थे। तो इस तरह से ये जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज है, ये बढ़ती चली जा रही थी, और 1980s के लास्ट में उन्होंने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, और वहां के कश्मीरी पंडित जो थे, वहां पे एक जो कास्ट रहती है, कश्मीरी पंडित्स बोलते हैं उनको, उनको उस वैली से, मतलब कश्मीर वैली से निकल जाने के लिए उनको बोला गया। तो वो जितने लोग थे वो सारे वहां से माइग्रेट हो गए, और कश्मीर वैली टोटली खाली कर दी गई। तो इस तरह से ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, इट कम इनटू फोर्स, एंड दे मेक दिस कश्मीरी पंडित्स, they force them to leave the valley. After that, in now we will start to read about the changes in 1991. Now the year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as for India. So 1991 में हमने बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिले। So the Soviet Union disintegrated into several different small countries, and the Cold War came to an end. तो हमको मालूम है कि जैसे कोल्ड वॉर हमने पॉलिटिकल लेसन में पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंस के, कि किस तरह से कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हुआ। हाउ व्हेन द दिस सोवियत यूनियन डिस्कैटेड इनटू स्मॉल कंट्रीज, किस तरह से सोवियत यूनियन है जो सुपर पावर के लिए डिमांड करती थी कि हम एक सुपर पावर है, लेकिन
उनका ये जो सुपर पावर बनने का जो ख्वाब था ये खत्म हो गया और धीरे-धीरे जो सोवियत यूनियन है ये छोटी-छोटी कंट्रीज में बँट के रह गया और कोल्ड वॉर थी वहाँ पे खत्म हो गई। In India, the government under the leadership of P.V. Narasimha Rao initiated many changes in Indian economy. तब आफ्टर चंद्रशेखर पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने और उनके टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुए. विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? द इशू ऑफ राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद इशू एट अयोध्या केम टू द इन्फो. ये जो प्रॉब्लम था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, तो ऐसे बताया जाता था कि जब बाबर आए थे इंडिया में तो उन्होंने वो जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर था वो तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई, मोज़ेक बनाए. तो इसके ऊपर जो इश्यूज चल रहे थे, ये जो इशू है उस समय पे उनके सामने जो आए थे. सो इन द इलेक्शन कंडक्टेड बिटवीन 1996 एंड 1999, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा. तो जो इलेक्शंस आए थे 1996 एंड 1999 में, क्योंकि जब किसी पार्टी को इलेक्ट करना होता है तो उसकी मेजोरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो उस समय की बात है कि तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी नहीं दिखाई पाए, ना कांग्रेस पार्टी, ना जनता जनता पार्टी, ना कोई और पार्टी. तो किसी ने भी अपनी मेजोरिटी नहीं दिखाई. तो इन रिजल्ट व्हाट हैपन दैट द थ्री गवर्नमेंट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मीन्स तीन अलग अलग पार्टी जो थी, ग्रुप था, ये तीनों ही उस समय गवर्नमेंट के रूल में आए. एंड ईच मिनिस्टर वर्कड फॉर ईच ईयर. तीन पार्टीज के तीन मिनिस्टर्स है जिन्होंने एक एक साल के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर वर्क किया. दैट इज प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा एंड प्राइम मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल. ये तीनों थे, ये तीनों पार्टीज के लीडर्स थे जिन्होंने एक एक साल तक एज ए प्राइम मिनिस्टर वर्क किया. एंड आफ्टर दैट इन 99, जब ये तीनों ने एक एक साल गवर्नमेंट में वर्क करने के बाद में जब ओवरऑल निकाला गया तो 1999 में द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो पार्टी थे केम इनटू पावर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अटल बिहारी वाजपेयी केम बिकेम द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर. सो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इस तरह से जब ये एक एक साल के लिए तीनों प्राइम मिनिस्टर ने काम किया और उसके बाद में 1996 में हुआ और 1999 में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, मतलब भारतीय जनता पार्टी, इसके अंडर में इस पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने. तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो बहुत सारे जो चेंजेस हमको देखने को मिले. देन अटल बिहारी वाजपेयी ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट was not successful. India conducted a number of nuclear tests in 1998 and declared herself as an atomic power. In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issues. India defeated Pakistan in this war. सो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में उन्होंने फिर से एक प्रयत्न किया कि किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह हो जाए. सो ही डिमांडेड फॉर देयर पैचलिंग बट दिस वाज नॉट सक्सेसफुल. ये डायलॉग जो था इट इज नॉट बिकम सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हुआ नहीं. जो प्रॉब्लम्स थी वो वैसी ही रही. बट इन दिस पीरियड सम न्यूक्लियर टेस्ट वर प्रैक्टिस देयर. तो यहाँ पे हमने फिर से जो फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी. तो अगेन वो हुआ था आपका 1974 में. अगेन इन 1998 में अगेन एटॉमिक पावर न्यूक्लियर टेस्ट वो डिक्लेयर हुआ और इससे ये पता चला कि इंडिया जो है वो एक एटॉमिक पावर जो है उसके पास में है, ऐसे ये डिक्लेयर हुआ. और फिर से in 1999 again a war between India and Pakistan was held. तो इन दोनों के बीच में फिर से एक वॉर हुआ था जिसको हम कारगिल वॉर भी बोलते हैं. एंड इन दिस वॉर इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान. पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया था इस कारगिल वॉर में. आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमी,
Now, what were the different changes we have seen in Indian economy? किस तरह से Indian economy में changes आए? So, right from independence, the modernization of economy self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy. Now, see, Indian economy मतलब इंडिया का जो करेंसी है या फिर इकोनॉमी है वो कैसे चलता है. सो इंडिपेंडेंस के बाद में हम जो पढ़ रहे हैं, अपने आप सुना, देखा, हमने महसूस किया कि किस तरह से हम ब्रिटिश के रूल से बाहर निकले. तब हमारे जो जनता थी इंडिया की वो इलिटरेट थी, उनको कोई समझ नहीं था. बट टू रन अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी चलाने के लिए हमने सिंबल्स का यूज किया. हमने इंडिया को डेवलप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया. और उसके बाद में धीरे धीरे किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी है वो रेज होती चली गई. और उसके बाद में हमने ये देखा, क्योंकि वी नीड हेल्प फ्रॉम द आउटर कंट्रीज टू डेवलप आवर कंट्री. हमने अपने कंट्री को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय कुछ भी हमको इतना डेवलपिंग मालूम नहीं था कि किस तरह से बिजनेस चलाना है, ये सब चीजें हमें मालूम नहीं थे. बिकॉज फॉर 200 years वी बिकम ओनली वर्कर, एक गुलाम बन के रह गए थे हम. तो हमको नई एक्टिविटीज नहीं मालूम थी, तो हमको हमेशा आउटर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से मदद लेनी थी. बट जब हमको ये समझ में आया कि नहीं, हम सब ये कर सकते हैं, तो वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट. मतलब जो कुछ काम करना है वो हमें अपने ही देश से के लोगों से अपने ही देश में काम करवाना है. तो ये सारी चीजें हमको इंडियन इकोनॉमी में दिखी. और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडियन इकोनॉमी के हैं, कि जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भरता, कि जो चीज हमें बनानी है वो चीज का जो रॉ मटेरियल है वो भी हमको यहीं मिलेगा, हम उसी के ऊपर सब प्रैक्टिस करेंगे और वो मटेरियल तैयार करेंगे. तो दैट इज द सेल्फ सफिशिएंसी. सो इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज. तो अगर हमें कपड़ा बनाना है, तो इसके लिए जो कॉटन है वो हमको इंडिया से मिलता है. किसानों जो है वो कॉटन जो है वो उगाते हैं, वहां से हमें कॉटन लूम्स है वो हमको इंडिया में मिलते हैं. तो कपड़ा बनाने का काम भी हम यहीं पे करने लगे हैं. तो दिस इज द सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सेल्फ रिलायंस. तो किस तरह से हम अपने ही देश में सारी चीजें कर रहे थे, और इन सबको करने के लिए हमें जो वर्कर्स लग रहे थे वो भी हमें इंडिया में से ही प्रोवाइड हो रहे थे, हमको इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी. So we wanted to establish an economy based on social justice through planning. तो जो भी हमें ये काम करना था इंडस्ट्री में या फिर हमारे इकोनॉमी को बढ़ाना था, तो सेल्फ जस्टिस है. सेल्फ जस्टिस मतलब हम सबको साथ में के लेके चल रहे थे. ओनली वर्कर्स आर नॉट फ्रॉम मेल सोसाइटी और ओनली फ्रॉम फीमेल सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं था. तो हम अभी, क्योंकि हमको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी थी, हमें अपने देश को मॉडर्नाइज करना था, तो हमारे यहाँ पे अब इंडिया में मैन और वुमेन के बीच का जो अंतर था वो खत्म हो गया. काम दोनों करने लग गए और सब एक दूसरे की मदद से ही आगे जाने लग गए. तो हम अपने इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए हम जो ये सेल्फ रिलायंस जो यूज कर रहे थे, आत्मनिर्भर बन रहे थे, उसी के सामने हमने सोशल जस्टिस भी रखा. कि हमने जो भी अलग अलग कास्ट हो या अलग अलग पार्ट्स हो, जो भी लोग थे हमारे इंडिया के, उनको एक साथ लेके चले. हमने सबको एक जैसा पेमेंट दिया, हमने सबको एक जैसा समझा, सब लोगों को एक जैसा काम मिला. तो इससे हमारा इंडिया जो है वो आगे जाने लग गया. आफ्टर दैट the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5-year plans. तो नेशनल कमीशन जो है वो बनाया गया, जिसमें हमने जो अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग जो प्लान्स थे, जो अलग अलग उन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए थे, वो कंप्लीट करने के लिए ये प्लानिंग जो है वो बनाई गई. आफ्टर दैट the Narasimha Rao government started economic reforms in 1991. These economic reforms are called as economic liberation. The Indian economy flourished as a result of implementation of the policy. The foreign investment in India increased. So, नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट थी, तब आफ्टर चेंजेस इन 1991 की ये बात है,
जब नरसिम्हा राव की ये जब गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरेशन लाया। लिबरेशन मीन्स फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम मीन्स व्हाट, द इंडिया इकोनॉमी फ्लॉरिश एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। कुछ अलग अलग पॉलिसीज उन्होंने इम्प्लीमेंट की। विच टाइप ऑफ पॉलिसीज? द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंक्रीज। So, skilled India professionals help reforms to Indian economy. बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद का जो ईरा था 1960s का 70s का, ये जो टाइम था, तब ऐसा था कि अगर किसी फॉरेन कंट्री को हमारे इंडिया में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते थे, उसको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, तब जाके ही वो इंडिया में अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है। तो वो इतने कॉम्प्लिकेट थे कि लोग उसको अप्लाई ही नहीं करते थे। हमारे देश में इंडस्ट्रीज जो है वो बाहर की, इंडिया में तो इंडस्ट्रीज चालू हो रही थी, लेकिन बाहर का अगर कोई आदमी है वो यहाँ पे आके कोई भी इंडस्ट्री चला नहीं सकता था। तो लेकिन नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने ये तय किया कि अब ये रूल्स हमको खत्म कर देने हैं। तो जो बाहर के इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो भी हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन इन्वेस्ट प्रॉपर्टी और मनी इन आवर इंडिया। तो इस तरह से इंडियन इकोनॉमी को अब एडवांस इकोनॉमी होने लग गई, कि एडवांस होते चले गए, मॉडर्नाइज होते गए। सो द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सेवरल एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और इसी के साथ में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर्स हैं वो ओपन हो गए। लाइक अमेरिका है, वहां से अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, ये सारे जो है ये हमसे कनेक्टेड होने लगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर जो है ये बढ़ता चला गया, तो इंफॉर्मेशन हमारी एक्सचेंज होने लगी। देश और विदेशों के लोग जो है वो एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे। सो दिस चेंजेस आफ्टर 1991 आर आल्सो डिक्राइब्ड एज ग्लोबलाइजेशन। देन दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, कि किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में अब हम पहुंच चुके थे आफ्टर 1991। Now, in the part of science and technology, the two major events must be mentioned while describing India's efforts toward self-reliance. Now, see, science and technology. We are studying about science and technology after 1960s. As in the last part, we have studied about how we are going to achieve the development. किस तरह से हम धीरे 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 डेवलपमेंट की ओर जा रहे थे, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग पॉलिसीज चला रही थी कि जिससे कि इंडिया जो है वो डेवलप करे। उसी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो पार्ट है इसके अंदर हमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिखा। हाउ, जिन्होंने अ, ये प्रेस किया, ये कोशिश की कि हमारा इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर जिसको हम बोलते हैं, आत्मनिर्भर हो। अभी आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। तो ये पहले से चलता आ रहा है, ये कोई आज का नहीं है। बट कुछ टाइम के लिए हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, तो फिर से ये चीज रिन्यू हो रही है। तो सो मिस्टर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन is known as the father of green revolution in 1965. Now see the time of 1965, तो ये जो self reliance है वो कोई आज की बात नहीं है, it is from the 1965। तो 1965 में सबसे पहले डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। देन व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब क्या? सो एज वी नो स्टूडेंट्स, अवर इंडिया इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। हमारे यहाँ खेती बहुत ज्यादा की जाती है, हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारी। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो बीज हैं, ठीक है, जैसे गेहूं है, चावल है, ये हमको अलग अलग टाइप में मिलते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में डॉक्टर स्वामीनाथन ने यही किया कि गेहूं के हो गए या फिर राइस के हो गए, व्हीट, राइस, आफ्टर दैट जो ऑयल सीड्स हैं वो, तो इनके अलग अलग उन्होंने फॉर्म्स तैयार किए, अलग अलग सीड्स तैयार किए, और ये सीड्स उन्होंने किसानों को दिए कि अपने खेतों में लगाओ, जिससे कि खेती की जो उपज है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उसके बाद में अब हमारे खेतों में कितनी ज्यादा फसल आए उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से टेस्टिंग करनी चाहिए। जो खेत है उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो कौन से मिनरल्स चाहिए,
खेतों के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाए, उसके अंदर कैसे फर्टिलाइजर्स जो है उनका यूज किया जाए। तो ये सारी चीजें जो थी, ओके, फिर कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाए, खेती करने के नए नए कौन से तरीके यूज किए जाए, तो ये सारे चीजें जो है ये डॉक्टर स्वामीनाथन ने इंडिया के अंदर लाई, और जिससे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। मतलब क्या जो किसान थे अब उनको उसके बदले में बहुत ज्यादा पैसा मिलने लग गया, और बहुत ज्यादा चीज जो है वो प्रोड्यूस होने लगी। मतलब जो भी ग्रीनरी चीज थी, मतलब जो ग्रेन्स थे हमारे यहाँ, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा। और उसी के साथ में द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन led to increase the milk production in India. This is called as white revolution. सॉरी, जैसे हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था कि अलग अलग प्रकार के सीड्स तैयार किए जाए और अलग अलग प्रकार के पौधे तैयार किए जाए, जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वैसे ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया मिल्क प्रोडक्शन से। पहले सिर्फ मिल्क कहाँ तक रहता था, इट इज यूज एज अ मिल्क और कर्ड, दही या दूध, या फिर जो लोग घी निकालते थे, ये करते थे, वो उनके घर के लेवल पे ही था। बट अब उन्होंने क्या किया, इससे मेजर, ये जो मिल्क प्रोडक्शन है, इसको एक मेजर रूप दिया। अब फैक्ट्रीज में मिल्क से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनने लगे। किस तरह से मिल्क के क्रीम, बटर, आइसक्रीम्स, ये जो अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आने लगा, जिससे कि मिल्क रिवॉल्यूशन, दैट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन, केम इनटू अवर इंडिया। तो इस तरह से इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन, दीज वर द टू मेजर, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ ये अचीवमेंट थे इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि हर एक गरीब आदमी जो है वो मोबाइल फोन या सैटेलाइट्स इन सब बातों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो अलग अलग फूड ग्रेन्स है उनसे रिलेटेड है, या मिल्क प्रोडक्ट्स है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को काम भी मिला। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन सबसे पहले 1965 में इन दोनों मेजर लोगों ने लाई। आफ्टर दैट इंडिया हैड also made a lot of progress in the field of atomic energy and space research. इसी के साथ में हमने ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया, उसी के साथ में इंडिया हैज आल्सो मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। इसी के साथ में स्पेस रिसर्च में भी हम लोग आगे गए। डॉक्टर बाबा होमी बाबा लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम। डॉक्टर होमी बाबा है, इन्होंने एटॉमिक पावर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया, जिसके अंडर में एटॉमिक एनर्जी, ये इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसका यूज हुआ। उसके बाद में उसके फार्मास्यूटिकल्स है, डिफेंस है, इन सब सिस्टम में किस तरह से एटॉमिक एनर्जी का यूज हुआ, ये डॉक्टर बाबा ने इंडिया को दिया। एंड आफ्टर दैट India has achieved considerable success in the space technology as well. So, with this atomic power, India also achieved space technology. That in 1975, the first satellite, that is Aryabhat, was launched. So, till today, we have different types of satellites. आपको मालूम है कि हमारे अब इंडिया में इतने सारे सैटेलाइट्स है, जैसे मंगलयान छोड़ा गया, चंद्रयान छोड़ा गया, ये सब अलग अलग सैटेलाइट जो है ये इंडिया में से लॉन्च किया गया। सो टुडे इंडिया इज अ सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम, और एंड मैनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड अंडर दिस प्रोग्राम। सो इंडिया हैज आल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांस इन द टेलीकॉम सेक्टर आल्सो। जो टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे टेलीफोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है, पेजर, ये जो अलग अलग चीजें हैं, जो टेक्निकल यहाँ पे बेस्ड है, वो सारी चीजें जो है वो अब हमें इंडिया में देखने को मिली। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू डेवलप आवर कंट्री। हमारा जो इंडिया है वो डेवलपमेंट की तरफ अब मुड़ रहा है, नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल सिस्टम, बट refers to the science and technology also. So next one, changes in the social field. So with the concern with science and technology, हमने ये देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से इट हेल्प्स
द पीपल ऑफ इंडिया टू ग्रो। ये जो चीजें हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, या फिर एटॉमिक एनर्जी हो गई, स्पेस सेक्टर जो हो गया, इट हेल्प्स टू इंडिया ग्रो। ये इंडिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। बट जब तक हमारी सोशल लाइफ है, हमारा सोशल फील्ड है, जब तक हम उसको ग्रो नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें हमें किसी काम की नहीं है। तो हमने इसके अंदर भी चेंजेस देखे इन द सोशल फील्ड। So during this period, there were several major changes in the social field in India. जैसे जैसे हम 1960 से 1999 1990s में जा रहे हैं, तो हमने देखा कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी, ये चेंजेस कर रही थी। इसी के साथ में हमने सोशल फील्ड में भी चेंजेस देखे। तो क्या चेंज देखे? Some of the changes are related with the issues of empowerment of women and other are related with the policies regarding the uplift of the deprived sections of the society। कि जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते जा रहे थे, तो चेंजेस हमने देखे, तो उसी के अंदर हमने देखा कि वुमेन को भी सशक्त किया गया। ठीक है, उसको भी मजबूत किया गया। बिकॉज पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ वुमेन जो थी वो सिर्फ घर तक लिमिटेड थी, कि एक बार अगर जो लड़की है उसका जन्म होता है तो वो घर में मम्मी की मदद करेगी, शादी के बाद में वो अपने घर वालों की मदद करेगी, बच्चे संभालेगी, खाना बनाएगी, खेतों में काम करने की, बस। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसको पढ़ने लिखने की भी पहले छूट नहीं थी। तो ये जो जिससे कि जो लेडीज है वो पीछे पड़ रही थी, विमेन जो पीछे पड़ रही थी, अब उनको सशक्त किया गया, उनको पढ़ाया लिखाया गया, और ऐसी पॉलिसीज रन की गई जिससे कि जो विमेन है वो एम्पावर हो, वो सशक्त बने। सो to promote the all-round development of women and child, a separate department of government, that is Department of Women and Child Development, was created in 1985। तो 1985 अंडर द गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एक पूरा डिपार्टमेंट चला गया जिसके अंडर वुमेन को पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वुमेन के पूरे जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व किए जाएंगे। सो under the Ministry of Human Resources and Development, some laws were made to ensure social justice to women and to have the implementation of various schemes in this direction. So schemes like they include the Prohibition of Dowry Act, Equal Remuneration Act। so कि जिस तरह से हम वुमेन को एम्पावर कर रहे थे, हम सशक्त बना रहे थे। तो सशक्त बनाना मतलब क्या? पहले ऐसे हुआ करता था कि जब प्रेग्नेंट वुमेन जब बर्थ देती थी बच्चे को, तो बहुत सारी वुमेन एक्सपायर हो जाती थी। मतलब जब बच्चा जन्म में आता है तब माँ जो थी वो मर जाती थी, या फिर उसको बीमारियां लग जाती थी। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने ये जो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज या फिर ऐसे प्रोग्राम रन किए जो आपको मालूम होगी कि जैसे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से ही वैक्सीनेशन मिलता है। बेबी जन्म में आए तो उसको भी बचपन से ही गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन मिलता है। तो ये सब क्यों है? कि जिससे कि जो बेबी है और उसकी माँ है, ये दोनों स्वस्थ रहें। ठीक है, किस तरह से उसके बाद में गर्ल एजुकेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद में जो लेडीज हैं उनके लिए अलग अलग पॉलिसी स्टार्ट हुए। गवर्नमेंट ने फ्री स्कूल्स रखे उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स रखे। जैसे अब सिलाई हो गई, सिलाई बुनाई कढ़ाई, तो फिर उसके बाद में पार्लर का काम है, या फिर अलग कोई काम सीखना चाहती है तो फ्री है उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे रूल्स चला रहा है जिससे कि जो लेडीज है वो सशक्त हो सके। तो इस टाइप के सारे प्रोसेस चल रही है। उसके बाद में इनको छोड़ के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी बनाए गए टू प्रोटेक्ट विमेन। औरतों को बचाने के लिए, फीमेल रीजन को बचाने के लिए, जो कुछ उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे पहले, दहेज के कारण जो बहुएं थी वो जलाई जाती थी, मारी जाती थी, उनके ऊपर अत्याचार होता था, ये सारी चीज जो हो रही थी, तो दहेज का जो एक्ट है यही लगा दिया गया कि दहेज देना और लेना ये दोनों चीजें गुनाह है। तो ये एक्ट बन गया, और इससे क्या हुआ कि वुमेन जो थी वो प्रोटेक्ट हो गई। आफ्टर दैट इक्वल रेमुनेशन,
आफ्टर इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट मतलब अगर वो कहीं पे काम करने जाती है तो जितना पेमेंट, जितना सैलरी मैन को मिलती है उतना ही वुमेन को भी मिलेगी। दिस व्हाट बिकेम एन एक्ट, ये एक एक्ट है। पहले ऐसे हुआ करता था, अगर मजदूरी के लिए जाते हैं तो जहाँ पे 5 रुपए आदमी को मिलते थे तो 3 ही रुपए लेडीज को मिलते थे। पहले ऐसे एक्ट हुआ करता था, ऐसा काम हुआ करता था। लेकिन ये जो एक्ट बना, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, इसके कारण अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करती है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी काम करती है, वो चाहे मजदूरी ही क्यों ना हो, तो जितनी मजदूरी एक आदमी को दिया जाता है, सेम मजदूरी जो है वो लेडीज को भी दिया जाएगा। सो there was a amendment, seats were reserved for women in their self local bodies। इसके साथ में ही जो सेल्फ लोकल बॉडीज है, मतलब ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गई, म्युनिसिपैलिटीज जो है, इसके अंदर भी 33% जो रिजर्वेशन है वो लोकल गवर्नमेंट में की गई। सॉरी। सो इट मेक्स वुमेन empowerment. So, according to the maker of the Indian Constitution, some constitution of the Indian society were deprived in dignity and equal opportunities due to the caste system। तो ये जो कास्ट सिस्टम थी, ये भी हमारे यहाँ बंद कर दी गई। अब हमारे यहाँ पे जो बैकवर्ड सेक्शन है, इनके लिए भी रिजर्वेशंस हो गए कि किस तरह से रिजर्वेशन करके हम ये जो बैकवर्ड सेक्शन है उसको हम आगे ला सकें। So after that, the Kaka Saheb Kelkar Commission was set up in 1953 to make a recommendation so as they improve their conditions। तो काका साहेब केलकर कमीशन जो था, इन्होंने 1953 में ये रिकमेंडेशंस लाई, ये इम्प्रूवमेंट लाई कि किस तरह से जो कास्टिसिज्म था इंडिया में, कास्ट सिस्टम थी उसको तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में जो ये डिप्रीव्ड सेक्शन थे इसके ऊपर फोकस करने का काम द काका साहेब केलकर कमीशन इन्होंने किया। एंड जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वीपी सिंह की जब गवर्नमेंट थी, तब ये हमें 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन हुआ था, तो ये तो हमको देखने को मिला। इसी के साथ में जब ये हुआ, तब अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल ये बैकवर्ड क्लास जो है ये आगे लाई गई। और उसी के साथ में फिर से रिजर्वेशन पॉलिसीज जो स्टार्ट हुई, दिस ओनली फॉर टू स्ट्रेंथन द बैकवर्ड सेक्शंस। जो बैकवर्ड सेक्शंस है इनको स्टेबल करने के लिए, इनको पावरफुल करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए 1989 में एट्रोसिटी एक्ट जो था वो भी लाया गया कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, एससी एसटी, तो इनको कोई भी कास्ट के हिसाब से कोई उनको बोल नहीं सकता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता, उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं, ये हमारी इंडिया को सोशल फील्ड में आगे लेके गए। एंड सो लास्ट वन दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट मैनी changes in different fields like economy, politics, science and technology, and society and culture. So globalization, as we know that globalization came to very changes in the field, in each field, that is from science and technology, society and culture. We have discussed some of these changes in the above paragraph, but India has emerged as important country on the globe scene, global scene in the different spheres. India is an important member of international organization like G20 and BRICS. That is, ब्रिक्स मीन्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स बोल के, जिसके अंदर बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, जैसे अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिससे कि हम एक देश के साथ में दूसरे देशों के साथ में हम कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको आगे लेके जा रही है, हमारे पास में अभी न्यूक्लियर पावर है, तो इसके कारण कभी हम किसी के झगड़े में नहीं पड़े, ना हम कभी कोल्ड वॉर में हमने पार्टिसिपेट किया, ना ही हम किसी के रेस में आगे रहे कि हमने कभी अमेरिका को चैलेंज किया, कभी सोवियत यूनियन को चैलेंज किया, या फिर हमने किसी और कंट्री को चैलेंज किया। हमने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया। हमेशा हमारी कंट्री जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ गई।
लेकिन डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए किसी भी हमारे मिनिस्टर्स ने किसी और कंट्री को कभी धोखा नहीं दिया। ठीक है। इमर्ज हमारी कंट्री जो है एक अच्छे स्टेटस से, एक अच्छी डेमोक्रेसी लेके आगे चल रही है, और इसलिए हमारी कंट्री का आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना एक स्पेशल नाम है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है बैरिक्स, इसके अंदर एक इंडिया जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम में एक हमारा एक मेंबर बन चुका है। So India has experienced an important revolution in the field of telecommunication and technology. तो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया कि हमारे जैसे अभी जो साइंस के फील्ड में अगर आप देखोगे कि किस तरह से जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए, तो हमारे इंडिया ने खुद ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया। हमने खुद ने अपने कुछ जो सैटेलाइट्स हैं वो जैसे आर्यभट्ट है वो बनाया, मंगलयान है वो बनाया, जिसके अंदर हमने खुद के अपने इंडिया की सारी चीजें यूज किया, और जो साइंटिस्ट है वो भी इंडिया के ही है। तो हमने कभी अपने आप को डेवलप करने के लिए किसी और देश पे हम लोग कभी भी डिपेंड नहीं रहा। तो इससे टेलीकम्युनिकेशन जो फील्ड है इसके अंदर में भी हम लोग आज जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास में 4G है, अभी रिसेंटली बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी 5G है, वो भी हमारे देश में आ जाएगा। तो किस तरह से हम टेलीकम्युनिकेशन में भी आगे जा रहे हैं, कहाँ जिस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन है ये भी हमारे इंडिया को आगे ले जाने के लिए कहीं पे मदद करता है। और इससे क्या हो गया कि पूरा वर्ल्ड जो ग्लोबलाइजेशन में है अभी, हम दूसरों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऑल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। इन दैट सिस्टम वी आर प्लेसिंग अ सेपरेट रोल ऑफ इंडिया। वहां पे इंडिया जो है वो अपना एक सेपरेट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। So mobile phones, internet and communication facilities based on satellites have spread all across the country. In the political field, India has demonstrated to the world how to stable democracy can function successfully. कि ऐसे तो इन वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेकिन हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो कि जब से इंडिपेंडेंस हमको मिली है फ्रॉम 1947 टू टिल आज की डेट तक, आज तक हम लोग सब लोग एक साथ मिलके रह रहे हैं। एज यू नो, आवर इंडिया इज मेड अप ऑफ सेवरल रीजन्स, सेवरल स्टेट्स, सेवरल कास्ट, सेवरल कल्चर्स, सो मैनी लैंग्वेजेस। हमारे कंट्री में बहुत सारा डिफरेंशिएशन है, बहुत सारे अलग अलग जाति, समाज, भाषा, ठीक है, कल्चर, पहनावा, लैंग्वेजेस। हमारे देश में बहुत ही सारी चीजें अलग अलग है। नो वन वन स्टेट इज मैच टू अनदर स्टेट। कोई भी एक स्टेट दूसरे स्टेट जैसा नहीं है। हर एक का अपना कल्चर है, हर एक की अपनी भाषा है। तो ये सब होते हुए भी आज भी हम लोग एक साथ हैं। हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी आप यूएसए में देखिए, वहां पे भी अच्छी डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में भी है। लेकिन वहां की रूल क्या है, वहां पे सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी है, वहां पे मिलिट्री पावर ज्यादा चलती है। इट मीन्स व्हाट, कि वहां की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में तो हम देख ही नहीं सकते, वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां पे हेगमनी चलती है। वहां पे तो एक ही रूल है, वही अपना सब कुछ चलाता है। तो इस तरह से इतने सालों से 1947 से आज 2021 तक अगर हम देखें, तो वी आर रनिंग विद द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। हमारे देश में एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चलती है। So all this had resulted a total transformation in the lifestyle of Indians and especially for the youth. तो ये जो हमारे डेवलपमेंट हुई है, तो इसके कारण हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश में लोग जो है, स्पेशली यूथ, यंग पीपल है, वो उनके अंदर हमें बदलाव दिखेगा। किस तरह से पहले 21 एज थी वोटिंग की, तो अभी तो 18 ही हो गई है। तो 18 इयर्स का यूथ भी अभी वोटिंग कर सकता है। किस तरह से बच्चे जो हैं, अभी तो हाल फिलहाल आप देखेंगे जब से लॉकडाउन लगा है, हर एक के हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सारे मोबाइल की लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। बहुत सारी चेंजेस अभी हमको देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली यूथ में। सो दीज चेंजेस आर विजिबल फॉर देयर डायट्री हैबिट्स, क्लोथिंग, लैंग्वेज एंड फिल्म्स। तो इस एजुकेशन के कारण ये जो आपको
एजुकेशन मिल रहा है, इसके कारण फ्री एजुकेशन होता है कहीं पे, उसके कारण। तो अभी जो यूथ है उसके बहुत सारी हैबिट्स चेंज हो चुकी है, उनके पहनावे हैं वो चेंज होते हैं, लैंग्वेज जो है वो फ्लुएंट हो चुकी है, उनके जो बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं, अभी जो लोग हैं वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते, अभी रियलिटी में विश्वास रखते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हमको देखने को मिल रही हैं। सो I hope you understand this lecture. So we have finished this second lesson, that is India events after 1960. Okay. Yes, teacher. Thank you. Okay, sir. Thank you.